आज जानेंगे पुष्यमित्र, शुंग और मौर्य साम्राज्य के अंत से जुड़े इतिहास के अनसुने पहलुओं को। मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में 321 ईसा पूर्व में की थी, अशोक के शासनकाल तक आते आते अपने विस्तार के चरम तक पहुंच चुका था। सम्राट अशोक के शासन में इस महासाम्राज्य की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 4 दिशाओं में 4 क्षेत्रीय राजधानियां भी थी। उत्तर में तक्षशिला, वर्तमान के रावलपिंडी पाकिस्तान में, दक्षिण में सुवर्णगिरी, वर्तमान के कर्नाटक राज्य में, पूर्व में तोशाली, वर्तमान के ओडिशा राज्य में, और पश्चिम में उज्जैन, वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में। सम्राट अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध किया वो थी 260 ईसा पूर्व में लड़ी गई कलिंग की महाविनाशकारी युद्ध। इस महाविध्वंस को देखकर अशोक के हृदय में हिंसा के प्रति अनासक्ति हो गई और इसके बाद ही उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन को अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का आधार बना लिया। अब उन्होंने अपने राज्य विस्तार और मैत्री के संदेश के लिए अहिंसक तरीके से धर्म प्रचार का मार्ग अपनाया और अपने धर्म प्रचारकों को देश और उसकी सीमाओं के बाहर भी भेजा। किंतु 232 ईसा पूर्व में अशोक के निधन के बाद सम्राट बने उनके पोते दशरथ और आगे आने वाले अन्य मौर्य शासक इस विशाल साम्राज्य को संभालने की शक्ति नहीं जुटा पा रहे थे। अहिंसा के अधूरे दर्शन से राज्य व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। समय के साथ मौर्य शासन की वित्तीय, सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण डगमगाने लगी थी। 187 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का शासनकाल आते आते मौर्यों के कई सहायक राज्य खुद को केंद्रीय शासन से पीछे खींचने लगे थे। जहां कुछ राज्य अपनी स्वतंत्रता का प्रयास कर रहे थे, वहीं कुछ और मौर्य से अलग हो चुके थे। पूर्व में कलिंग राज्य में महामेघवाहन वंश का उदय हो रहा था। दक्षिण में सतवाहन की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। पश्चिम में विदर्भ अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रहा था और उत्तर पश्चिम में सिंध यूनानियों के प्रभाव में आ रहा था। राज व्यवस्था और धर्म के बीच का संतुलन डगमगा रहा था। क्षत्रिय सेना राज्य के सीमाओं पर बहुत सक्रियता से निगरानी नहीं रख रही थी और बौद्ध प्रचारक और भिक्षुओं के रूप में विदेशी शक्तियां भी षड्यंत्र करने लगी थी। इसी समय मौर्य सेना के सेनापति थे महान योद्धा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ब्राह्मण कुल से थे और स्वयं विदिशा राज्य के शासक भी थे। वर्तमान के मध्य प्रदेश में स्थित इस विदिशा राज्य ने मौर्यों की अधीनता चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही स्वीकार कर ली थी। पुष्यमित्र भी अपने केंद्रीय शासक अर्थात मौर्यों के प्रति समर्पित थे और इसलिए मौर्यों के घटते वर्चस्व और धीरे धीरे नियंत्रण से खिसकते हुए रियासतों को देख वो अपने राजा बृहद्रथ से कई बार परामर्श कर चुके थे कि शासन और सेना को आदेश दें खोए हुए वर्चस्व को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रयास करने के लिए, किंतु राजा बृहद्रथ जैसे भाग्य के भरोसे बैठे थे। मौर्य शासकों के बौद्ध अनुयायिता के कारण सीमावर्ती राज्यों और विदेशों से बौद्ध भिक्षुओं और सन्यासियों का बेरोक टोक आवागमन हो रहा था और इसमें यूनानी षड्यंत्र की भी मिलावट हो रही थी। उत्तर पश्चिम में यूनानी अर्थात ग्रीक शासक डेमेट्रियस का राज था, जिसकी राजधानी सियालकोट पाकिस्तान में थी। माना जाता है कि डेमेट्रियस ने अपने बेटी का विवाह मौर्य राजा बृहद्रथ से करवाया था। यूनानी शासक डेमेट्रियस अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सिंध और पंजाब में विशेष ध्यान दे रहा था। उसकी दृष्टि भारत की अथाह समृद्धि और उपजाऊ भूमि पर भी थी, इसलिए वह भिक्षुकों और सन्यासियों के वेश में मौर्यों की शक्ति का आकलन करने के लिए और समय आने पर अपने लिए आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए गुप्तचर और हथियार भी भेजने लगा था। इस षड्यंत्र की भनक सेनापति पुष्यमित्र शुंग को लग चुकी थी। अब पुष्यमित्र राजा बृहद्रथ से इस घुसपैठ और षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए सैन्य कार्यवाही की अनुमति मांगते हैं, किंतु राजा अहिंसा का हवाला देकर बात को टाल देते हैं। पुष्यमित्र बढ़ते अस्थिरता और राज्य की सुरक्षा पर बन रहे खतरे को और टालना नहीं चाहते थे। वे बौद्ध शिविरों और विहारों में घुसपैठ कर रहे यूनानियों पर आक्रमण करते हैं। सिंध के क्षेत्र में जाकर
डेमेट्रियस के समर्थकों और गुप्तचरों को भी कैद कर लेते हैं और अब अपने राजा के पास जाकर इन देशद्रोहियों का न्याय करने कहते हैं। किंतु बिना अनुमति की गई इस कार्यवाही से रुष्ट होकर राजा बृहद्रथ पुष्यमित्र का अपमान कर उन्हें राजभवन से निष्कासित कर देते हैं। अपने सेनापति पुष्यमित्र के अपमान से उनकी सेना भी रुष्ट थी, किंतु राज विद्रोह करना उनके धर्म में ना था। पर एक बार जब बृहद्रथ और पुष्यमित्र पुनः आमने सामने आए, तब वैचारिक मतभेद की लपट इतनी तीव्र हो गई कि बृहद्रथ ने पुष्यमित्र पर तलवार खींच दी और उत्तर में पुष्यमित्र ने एक ही वार में बृहद्रथ का वध कर दिया और उस 185 ईसा पूर्व के वर्ष में पुष्यमित्र ने स्वयं को मगध का राजा घोषित कर दिया। अब पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के आड़ में छुपे घुसपैठियों को दंड देना शुरू किया। आसपास के सहायक राज्यों और उनकी सेना को क्षत्रिय धर्म अर्थात अपने राज्य की सीमा का रक्षण करने के धर्म का पालन करने का आदेश दिया। इस तख्ता पलट ने यूनानी शासक डेमेट्रियस को भी विचलित कर दिया और वह 180 ईसा पूर्व में सिंध से होते हुए मगध पर आक्रमण करने के लिए पाटलिपुत्र की ओर बढ़ चला था। किंतु इस विदेशी आक्रमण पर जवाबी कार्यवाही करते हुए पुष्यमित्र शुंग ने हमला बोला और डेमेट्रियस को पीछे धकेला। संभवतः इस अभियान में शुंग की सहायता कलिंग के राजा ने भी की थी। पुष्यमित्र डेमेट्रियस पर हावी रहे और उसे भारत की सीमा से बाहर भेजने के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसके कई वर्षों बाद 150 ईसा पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में डेमेट्रियस के सेनापति रह चुके मेनांदर शासन कर रहे थे। इस समय एक बार फिर मेनांदर के नेतृत्व में यूनानी भारत के भीतर प्रवेश कर आक्रमण करते हुए पाटलिपुत्र तक घुस आए थे। किंतु पुष्यमित्र शुंग ने मेनांदर की सेना को भी पीछे धकेला और इस बार उनके पोते वासुमित्र ने सेना की अगुवाई करते हुए मेनांदर को सिंध तक खदेड़ा। इसके बाद कभी दोबारा यूनानियों ने शुंगों से टकराने की हिम्मत नहीं दिखाई। मित्रों, महाराज पुष्यमित्र शुंग ने 185 से 149 ईसा पूर्व तक लगभग 35 वर्ष शासन किया। उन्होंने अपने शासन काल में बौद्धों का नहीं बल्कि उन बौद्ध अनुयायियों का विरोध और नाश किया जो या तो घुसपैठ कर रहे थे या अपने क्षत्रिय और राजधर्म का पालन करने के स्थान पर निष्क्रिय हो गए थे, या फिर वो भ्रष्ट अनुयायी जो समाज में बौद्ध दर्शन का गलत प्रचार कर रहे थे और वैदिक ज्ञान का भी दुष्प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि पुष्यमित्र और उनके वंशजों ने बौद्ध कला और शिल्प को राजकीय समर्थन भी दिया। इसका उदाहरण हमें मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप और बरहुत के स्तूप में हुए शुंग काल के निर्माण और पुनरुत्थान से मिलता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में शुंग वंश ने वैदिक सभ्यता और ज्ञान का प्रचार किया। महर्षि पतंजलि की महाभाष्य और पतंजलि योग सूत्र की रचना इसी काल में हुई थी। शुंगों ने मथुरा कला शैली को भी बढ़ावा दिया और उत्तरी भारत में इसका विस्तार किया। 6ठी शताब्दी के विद्वान कवि बाण भट्ट ने भी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख किया है। शुंग वंश का शासन 185 से 73 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इसके बाद कन वंश ने मगध पर अपना शासन स्थापित किया, किंतु शुंग वंश की एक शाखा कौशाम्बी के मित्र वंश के रूप में गुप्त काल तक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शासन कर रही थी और उन्होंने 4ठी शताब्दी के मध्य में गुप्त वंश के उदय के बाद सम्राट समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर गुप्त साम्राज्य में अपना विलय कर दिया।